Hello aspirants, here I am to continue with the left out part of determiners. So let's start with a rule discussed about later and letter. लेटर और लेटर हमारे पास दो वर्ड्स हैं और दोनों ही किसका पार्ट है, डिटर्मिनर्स का, यानी कि ये दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं जो कि नाउन को क्वालिफाई करते हैं। ये जो लेटर है सिंगल टी वाला LATER, इसको हम कब यूज़ करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम। जब हम टाइम के रेफरेंस में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ टाइम और अबाउट टाइम, देन वी यूज़ लेटर। और इसका मीनिंग क्या होता है, आफ्टर फिक्स्ड टाइम। क्या मीनिंग है इसका, आफ्टर फिक्स्ड टाइम। एक फिक्स टाइम के बाद अगर कोई चीज़ होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेटर, यानी कि लेट का कंपैरेटिव फॉर्म है ये क्या है, लेट का कंपैरेटिव फॉर्म है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ लेट, उसकी तरह भी यूज़ होता है और बिना कंपैरेटिव डिग्री के भी ये यूज़ हो जाता है। जैसे कि हाँ जी, आई विल अटेंड द मीटिंग लेटर, बाद में करूँगा, मतलब जो उसका फिक्स्ड टाइम है उसके बाद अगर आप कोई काम करते हो, ठीक है, आई विल अटेंड द मीटिंग लेटर, तो यहाँ पे क्या है, टाइम का रेफरेंस है। तो जहाँ पे टाइम का रेफरेंस होता है वहाँ पे हम सिंगल टी वाला लेटर यूज़ करते हैं। और दूसरा जो है लेटर, इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, लेटर। एक LE वाला लेटर होता है, ये LA वाला लेटर है, ठीक है। तो जो LE वाला होता है उसका मीनिंग आपको पता है, उसके काफ़ी सारे मीनिंग हैं। जैसे कि उसका ये मीनिंग है कि ये अल्फ़ाबेट के क्या हैं, लेटर्स हैं, ये 6 लेटर्स हैं, ठीक है। एक तो ये मतलब है उसका। दूसरा, हम जो एप्लीकेशन लेटर लिखते हैं वो है जो किसी को एड्रेस करके लिखा जाता है, ये वाला A वाला लेटर है। इसका मीनिंग क्या होता है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 2 पर्सन्स, जब हम बात कर रहे होते हैं 2 पर्सन्स के बारे में, या टॉकिंग अबाउट ग्रुप ऑफ 2, वो 2 पर्सन्स भी हो सकते हैं, 2 थिंग्स भी हो सकती हैं, है ना। तो जब हम 2 के ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो उसमें जो दूसरा वाला होता है, जब हमने उसको मेंशन करना हो कहीं पे, ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप ऑफ 2, टू मेंशन सेकंड वन, टू मेंशन सेकंड वन को मेंशन करने के लिए हम लेटर का यूसेज करते हैं, ठीक है जी। और फर्स्ट वन को मेंशन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर्मर यूज़ करते हैं। टू मेंशन फर्स्ट वन, जिसका नाम हमने पहले लिखा होगा उसके लिए हम फॉर्मर यूज़ करते हैं, और जिसका नाम हमने बाद में लिखा होता है उसके लिए हम लेटर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये एक स्टेटमेंट लिखा है, राहुल एंड रिया आर इंटेलिजेंट, सेकेंड स्टेटमेंट में अब इनका अगर नेम रिपीट ना करने की बजाय कुछ और वर्ड यूज़ करना हो तो उसके लिए ये यूज़ किए जाते हैं। पहले किसका नाम लिया, राहुल का, दूसरे नंबर पे किसका नाम लिया, रिया का, बट फॉर्मर इज़, तो फॉर्मर किसके लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे, राहुल के लिए। टू मेंशन फर्स्ट वन एंड टू मेंशन सेकेंड वन वी विल यूज़ लेटर, बट फॉर्मर इज़ लेस इंटेलिजेंट than the later, later than the letter। मतलब जो फॉर्मर है, यानी कि जिसका नाम पहले लिया है वो कम इंटेलिजेंट्स है जिसका नाम आपने बाद में लिया है। तो सेकेंड वन को मेंशन करने के लिए हम लेटर यूज़ करते हैं। और जो फर्स्ट वन होता है, 2 जनों की जब आप बात कर रहे हो, देयर इज़ ग्रुप ऑफ 2, तो यहाँ पे 2 जने कौन हैं, राहुल और रिया। पहले वाले को मेंशन करने के लिए फॉर्मर और दूसरे वाले को मेंशन करने के लिए लेटर। फॉर्मर का एक और मतलब भी होता है, फॉर्मर का मीनिंग होता है प्रीवियस। फॉर्मर मीन्स प्रीवियस ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पूछा जाए हु वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, जो भी आपको पूछा जाए, तो मतलब क्या पूछा जा रहा है, इससे पहले वाले प्राइम मिनिस्टर कौन थे। फॉर्मर मतलब अभी जो करंट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, करंट नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनसे पहले वाले कौन थे। अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप बोलोगे उनसे पहले भी वही थे, तो उनसे पहले मतलब फॉर्मर यानी कि प्रीवियस वाले कौन से थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। तो प्रीवियस
अगर डिफाइन करना हो तो भी फॉर्मर वर्ड यूज़ कर सकते हो। अगर 2 जनों की बात कर रहे हो, ग्रुप ऑफ 2 की बात कर रहे हो, तो फॉर्मर जो है वो वहाँ पे भी यूज़ किया जा सकता है पहले वाले को मेंशन करने के लिए, और लेटर जो है वो मेंशन करने के लिए दूसरे वाले को यूज़ किया जाता है। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड फोरमोस्ट। फर्स्ट और फोरमोस्ट में क्या डिफरेंस होता है? फर्स्ट और फोरमोस्ट, देखिए फर्स्ट के बारे में पिछले लेक्चर में भी आप पढ़ चुके हो। फर्स्ट जो है, पहली बात, ऑर्डिनल है, ठीक है, यानी कि पोजीशन और ऑर्डर बताने के लिए इसका यूसेज किया जाता है, ठीक। फॉरमोस्ट जो है उसका मतलब होता है मोस्ट नोटेबल और फेमस। फॉरमोस्ट का मीनिंग क्या होता है? मोस्ट नोटेबल, यानी कि नोटिसिएबल भी कह सकते हो आप, काफ़ी फेमस भी बोल सकते हो, पॉपुलर बोल सकते हो। जब उसके लिए आपने वर्ड यूज़ करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं? फॉरमोस्ट। और फर्स्ट क्या है? एक ऑर्डिनल है जो कि ऑर्डर या फिर पोजीशन बताने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स में देखिए, आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, आवर मीन्स इंडिया, ठीक है। आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वॉज पंडित जवाहर लाल नेहरू जी, ठीक है जी। तो ऑर्डर बताया, पोजीशन बताने की बात हुई तो क्या आया? फर्स्ट। पर क्या आप ये बोल सकते हो मिसेस इंदिरा गांधी वॉज द, अब आपको यहाँ पे ब्लैंक फिल करना है अपने माइंड में पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद कि फर्स्ट आएगा या फॉरमोस्ट आएगा। मिसेस इंदिरा गांधी वॉज द फीमेल प्राइम मिनिस्टर of India, and here is another sentence, Mrs. Indira Gandhi was politician of her time। अब उनके जिस टाइम में वो रह रही थी उस टाइम की मतलब जिस टाइम में वो वर्किंग थी, पॉलिटिशियन थी, उस टाइम की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे हमें पता है कि जो मिसेस इंदिरा गांधी थी वो इंडिया की पहली प्राइम मिनिस्टर थी, तो पहली के लिए यानी कि ऑर्डर बताने के लिए क्या यूज़ होगा? फर्स्ट यूज़ होगा। एंड मिसेस इंदिरा गांधी वॉज द, अगर हम यहाँ पे फर्स्ट लिख देते हैं, एक बार आप ट्राई करके देख लीजिए कि अपने टाइम की वो फर्स्ट पॉलिटिशियन थी क्या? उनसे पहले कोई पॉलिटिशियन नहीं थे। ऑब्वियस है वो फर्स्ट नहीं थी। वो क्या थी? मोस्ट नोटेबल थी, फेमस थी, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा? फॉरमोस्ट यूज़ होगा। और आपको एरर किस तरीके से आएगा? यही एरर आएगा आपको कि यहाँ पे अगर फर्स्ट लिखा हुआ है तो आपको उसको फॉरमोस्ट में चेंज करना होगा कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग समझते हुए, ठीक। यहाँ पे अगर फॉरमोस्ट लिखा हुआ है तो आपको उसकी जगह फर्स्ट लिखना होगा, बिकॉज आपको पता है यहाँ पे वो ऑर्डर और पोजीशन के अकॉर्डिंगली वाक्य ही वो फर्स्ट थी, यानी कि पहली थी, तो फिर यहाँ पे तो फर्स्ट ही आएगा, ठीक है। फर्स्ट और फॉरमोस्ट जो हैं वो इकट्ठे भी यूज़ किए जा सकते हैं एक ही सेंटेंस में। किस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं वो देखिए। टू स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब टू एम्फेसाइज, किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए जब हमें बोलना हो, किसी चीज़ पे दबाव देके जब हमें बात करनी हो, तो फर्स्ट और फॉरमोस्ट को इकट्ठा भी बोला जाता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फिर इकट्ठा यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी, आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी, यानी कि मुझे एम्फेसाइज करके बोलना है कि हमारी पहली और सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट ड्यूटी कौन सी है, जो भी है वो आप आके मेंशन कर सकते हो। इज़ टू बी इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली, इमोशनली हमारी पहली ड्यूटी इस टाइम पे क्या बनती है? इज़ टू बी इंडिपेंडेंट, राइट।
यहाँ पे मैं ये भी लिख सकती थी, इज़ टू सर्व आवर नेशन and nobody is serious nowadays for nation, so I am writing example about our own, right? Our first and foremost duty is to be independent. तो यहाँ पे क्या किया गया, पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट, यानी कि इस बात पे दबाव दे के अगर जब कहना है या हाईलाइट करके या एम्फेसाइज करना उस बात पे, तो हम इन दोनों को इकट्ठा भी यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग इनका क्या मीनिंग निकलता है, आप ये मिसेस इंदिरा गांधी वाली एग्जाम्पल से क्लियर कर सकते हो, राइट? यहाँ पे भी ऑर्डर बताया जा रहा था, तो इधर भी क्या आया, फर्स्ट आया, ठीक है। इधर यहाँ पे मोस्ट फेमस नहीं बोला जा रहा, उनको बताया जा रहा है कि हमारे पहले वाले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो पहले वाले यानी कि पोजीशन की बात करी जा रही है, तो डेफिनेटली क्या आएगा, फर्स्ट आएगा, फॉरमोस्ट नहीं आएगा। सो ये था फर्स्ट और फॉरमोस्ट के बारे में। नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो है नेक्स्ट वर्सेस नियरेस्ट, कि वर्ड जो है नेक्स्ट वो कब यूज़ करते हैं और नियरेस्ट कब यूज़ करते हैं, ठीक है जी। ऑब्वियस है, नियर जो है वो डिस्टेंस के टर्म में यूज़ करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो पोजीशन के टर्म में आएगा, क्योंकि ये क्या है, एक ऑर्डिनल है, जैसे कि आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हो। नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब क्या होते हैं, ऑर्डिनल्स होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो ऑर्डिनल है और नियरेस्ट जो है वो नियर का सुपरलेटिव फॉर्म है, जो कि डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस को बयान करने के लिए यूज़ किया जाता है। नियरेस्ट का सुपरलेटिव फॉर्म है ये, ठीक है जी। और किसके लिए, डिस्टेंस के को एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्टेंस के टर्म्स में अगर बात करनी है मुझे, तो नियरेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। अब क्या फ़र्क है नेक्स्ट में और नियरेस्ट में, अभी आपको मैं बताने वाली हूँ। एक एग्जांपल देखिएगा, आई विजिटेड नेक्स्ट कन्फेक्शनरी स्टोर yesterday. I visited next confectionery store yesterday. तो कन्फेक्शनरी स्टोर मतलब किराने की दुकान, ठीक है। तो मैंने कल विजिट किया अगली किराने की दुकान को, नहीं, अगला नहीं, पोजीशन नहीं बता रहे हो आप, यहाँ पे पोजीशन की कोई बात ही नहीं है। आप यहाँ पे डिस्टेंस के टर्म्स में ज़रूर बात कर सकते हो, तो यहाँ पे नेक्स्ट नहीं आएगा, नियरेस्ट आएगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट दिया होगा एज रॉन्ग ऑप्शन, या आपको दिया होगा नियरिंग, नियरिंग भी दिया जा सकता है, पर नियरिंग कुछ नहीं होता। सबसे क्लोज के लिए, सबसे नियरेस्ट, नियर के लिए क्या यूज़ किया जाता है, उसका सुपरलेटिव फॉर्म क्या होता है, नियरिंग नहीं होता, नियरेस्ट होता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट और नियरेस्ट यहाँ पे ऑप्शन में दिया होगा, तो आपको नियरेस्ट चूज़ करना है। अगर हाँ नियरिंग भी दिया होगा तो भी आंसर आपको नियरेस्ट ही चूज़ करना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस के टर्म्स में बात हो रही है। देखिए अब एक बिल्डिंग है ए, दूसरी बिल्डिंग है बी, तीसरी बिल्डिंग है सी, और यहाँ पे एक बिल्डिंग है A1, ठीक है। 4 बिल्डिंग्स हैं। अगर हमें अब स्टेटमेंट पास करनी है नेक्स्ट को यूज़ करते हुए और नियरेस्ट को यूज़ करते हुए, तो कैसे करेंगे, उससे पहले एक और, इसके सामने इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो बिल्डिंग है वो है डी, यहाँ पे भी 4 बिल्डिंग्स हैं DEFG, और यहाँ पे 4 बिल्डिंग्स हैं A1 ABC। तो नेक्स्ट को कैसे यूज़ करेंगे, अगर ये वॉल जो है ये कॉमन वॉल है, या इनके बीच में चाहे थोड़ा सा गैप है जहाँ पे कि कुछ नहीं हो सकता, इतना बहुत ही माइनर सा गैप, 2 बिल्डिंग्स के बीच में अगर यहाँ पे बिल्कुल माइनर सा गैप है, ठीक है जी, जहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती, कुछ मतलब कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है, तो भी, और अगर ये वॉल इनका एडजेसेंट वॉल है यानी कि कॉमन वॉल है, तो भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट। A1 इज नेक्स्ट टू A। अब A और B का कॉमन वॉल आपको नज़र आ रहा है, देन ऑल्सो वी कैन यूज़ A इज़ नेक्स्ट टू B और B इज़ नेक्स्ट टू C। पर अगर मुझे C और A1 का रिलेशन बताना है, मुझे अभी रिलेशन किसका बताना है, A1 का और C का, देन नेक्स्ट मैं यूज़ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये इसका अगला वाला ऑर्डर नहीं है, मतलब पोजीशन नहीं बता रहा है, ये तो इसके नियरेस्ट है। तो C B D E F G
इन 6 के 6 बिल्डिंग्स के लिए अगर A1 के साथ रिलेशन बताना है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, नियरेस्ट। A1 इज़ नियरेस्ट टू, चाहे आप यहाँ पे C लिखो, चाहे आप यहाँ पे D E F, जिसके साथ मर्जी आप रिलेशन बताना चाहो A1 का, तो नियरेस्ट ही आएगा। नियर सिर्फ किसके साथ आएगा, सॉरी नेक्स्ट किसके साथ आएगा, सिर्फ और सिर्फ A बिल्डिंग के साथ। अदरवाइज बाकी सब बिल्डिंग्स के साथ उसका अगर आपने रिलेशन बताना है कि कहाँ पे है, पोजीशन बतानी है, एक डिस्टेंस बताना है, तो आप क्या यूज़ करोगे, नियरेस्ट यूज़ करोगे। होपफुली आपको ये वाले एग्जाम्पल से अब क्लियर हो गया होगा कि नेक्स्ट और नियरेस्ट में क्या डिफरेंस है और इनको गलती ना करते हुए इनका करेक्ट यूसेज कैसे करना है, और अगर एरर आ जाता है तो हमें फाइंड आउट कैसे करना है। ठीक, हाँ जी। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस, नाउ आई एम यूजिंग वर्ड नेक्स्ट फॉर ऑर्डर, कि एक ऑर्डर में मैं आपको कुछ डिफरेंसेस करवा रही हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट ये जो ऑर्डर चल रहा है इसमें नेक्स्ट वाली चीज़ क्या करने जा रहे हैं हम, तो वो ऑर्डर बता रहा है, तो इसलिए मैंने नेक्स्ट यूज़ किया, नियरेस्ट यूज़ नहीं किया। सिक वर्सेस इल, बचपन में स्कूल लाइफ में सब ने सिक लीव दी होती है, पर क्या किसी ने इल लीव दी होती है, नहीं। ठीक है, सिक का मतलब क्या होता है, फॉर शॉर्टर टाइम पीरियड, एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, व्हेन वी आर नॉट वेल, फॉर शॉर्टन टाइम पीरियड व्हेन वी आर नॉट वेल फिजिकली और मेंटली। फिजिकली और मेंटली हम जब कुछ टाइम के लिए ठीक नहीं होते हैं, छोटे टाइम पीरियड के लिए, तो हम क्या यूज़ करते हैं, सिक। व्हेन वी टॉक अबाउट लॉन्गर टाइम पीरियड डिसीज, फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड व्हेन समवन इज ऑन रेस्ट, जब किसी को लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए रेस्ट सजेस्ट किया जाता है, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, इल यूज़ करते हैं। और लीव क्या है, नाउन था, तो नाउन के साथ सिक को आप एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर सकते हो, या बिना इसको नाउन के साथ भी नहीं यूज़ करना तो आप उसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। लाइकवाइज आई एम फीलिंग सिक, तो ये वाला जो यहाँ पे ये सिक है, ये क्या है, एडजेक्टिव है कि आप कैसा फील कर रहे हो, आप अपनी क्वालिटी तो बता रहे हो ना कि इस टाइम पे आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, व्हाट यू आर फीलिंग, आई एम फीलिंग एंग्री और आई एम फीलिंग सिक, जो भी अगर आप बोलो वो सारे क्या हैं, एडजेक्टिव्स ही होंगे। तो आई एम फीलिंग सिक यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव तो है पर ये किसी नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि ये वर्ब के बारे में बता रहा है। तो इसी एडजेक्टिव को क्या कहते हैं, प्रेडिकेट एडजेक्टिव कहते हैं। तो सिक इस तरह से भी यूज़ हो जाता है। देखिए ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला है आपसे कि प्रेडिकेट एडजेक्टिव क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो बिल्कुल भी इसका कोई लॉजिक है ही नहीं। ठीक है, बस आपको पहचान होनी चाहिए कि आप किस, यहाँ पे फिलहाल आप किसको सिक बोल रहे हो, अपने आप को ही बोल रहे हो ना, पर यहाँ पे ये वर्ब को स्पेसिफाई कर रहा है। सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है, क्यों, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। देन एम और फीलिंग दोनों क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो ये पूरा सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया आई, और ये पूरा का पूरा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिला के क्या बोला जाता है सेंटेंस का, वो क्या है, प्रेडिकेट। तो इसीलिए इसको मैंने क्या लिखा है, प्रेडिकेट एडजेक्टिव। तो प्रेडिकेटिव यूसेज ऑफ एडजेक्टिव, एक्चुअल में ये कैसा यूसेज है एडजेक्टिव का, जो कि प्रेडिकेट में अगर यूज होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, शी इज ब्यूटीफुल, वो क्या है, ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे किसी नाउन के आगे ब्यूटीफुल नहीं लगा। गर्ल अगर लिखा हो, शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल नाउन है, नाउन की क्वालिटी बता रहा है ब्यूटीफुल। ठीक है, तब भी ये एडजेक्टिव है, जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा था। पर अगर ये गर्ल ना भी लिखा हो, सिर्फ ब्यूटीफुल के बाद ही फुल स्टॉप लगाया हो, तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब और ऑब्जेक्ट मतलब उसको टोटल मिला के प्रेडिकेट बोल देते हैं। ये हम जब इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करते हैं ना पढ़ना, तो पहला ही चैप्टर होता है ये कि वर्ब और ऑब्जेक्ट जो हैं वो क्या मिला के बनता है, प्रेडिकेट बनता है। तो प्रेडिकेटिव यूसेज ऑफ एडजेक्टिव है ये ब्यूटीफुल। अगर ब्यूटीफुल गर्ल लिखा होता तो ये दूसरी तरह का होता कि ये नाउन की क्वालिटी बता रहा है और नाउन के बिल्कुल आगे ही लगा हुआ है। ठीक है जी। इल लीव जो है, इल लीव जो है वो हम यूज़ नहीं करते हैं।
यानी कि लीव है नाउन, तो इल जो है यहाँ पे नाउन के साथ एडजेक्टिव की तरह तो नहीं यूज़ होगा, पर अगर आपको ऐसे ही बोलना है कि मैं बीमार हूँ, आई एम इल, तो आप बोल सकते हो। यानी कि इसका प्रेडिकेटिव यूसेज हो सकता है बट इसका नाउन के साथ यूसेज नहीं हो सकता। इन दोनों में आपको फ़र्क पता चल गया। अब मैं इसको वाइंड अप कर रही हूँ, आपको एक बारी जस्ट रिपीट करके बता रही हूँ, बहुत ही एक ही सेंटेंस में। सिक कैन बी यूज्ड एज, सिक जो है वो यूज़ हो सकता है प्रेडिकेटिवली भी, प्रेडिकेट में भी यूज़ हो सकता है, नाउन के साथ भी यूज़ हो सकता है सिक लीव की तरह, ठीक है। पर जो इल है वो प्रेडिकेटिवली तो यूज़ हो सकता है, वैसा वाला एडजेक्टिव है, पर वो नाउन के साथ यूज़ नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ जी, इल जो है, इल लीव नहीं होता एक्चुअल में जब हम लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए वेल नहीं होते हैं, ठीक नहीं होते हैं, या हमें रेस्ट पे सजेस्ट किया जाता है, देन मेडिकल लीव होती है, ठीक है। सो जब हम इल होते हैं तो उसके लिए मेडिकल लीव होती है। तो सिक वर्ड तब यूज़ किया जाता है जब शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हमें कोई थोड़ा बहुत भी अगर फिज़िकली कुछ प्रॉब्लम होता है, जो कि बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए होता है, देन वी फील सिक, और वी became or we become ill when we are not well for longer time period and we are suggested rest by someone. होप आपको ये सिक और इल में इस पे बहुत ही रेयरली पूछा जाता है। अगेन जिस पे रेयरली पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, पर पंजाब जॉब एग्ज़ाम्स जो होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें अक्सर ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं जो कि हम इग्नोर कर देते हैं इजी समझते हुए। उसमें कुछ ऐसा भी पूछ लिया जाता है जो कि इजी लगता है स्टूडेंट्स को, बट वहाँ पे जाके प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस ईदर वर्सेस नीदर, और यू कैन ऑल्सो प्रोनाउंस आइदर वर्सेस नाइदर। प्रोनाउंसिएशन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतना आपको नहीं इफेक्ट करता, अदरवाइज आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की तरफ जा सकते हो इफ़ यू आर विलिंग टू, बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वर्ड में प्रोनाउंसिएशन डजेंट मैटर मच। आइदर नाइदर शुरू से बोलते आ रहे हैं, ईदर नीदर। तो आइदर और नाइदर जो हैं, एक तो आपने सुना होगा आइदर और, नाइदर नॉर, दोज आर कंजंक्शंस, वो कंजंक्शंस की तरह यूज़ होते हैं। पर आइदर और नाइदर एडजेक्टिव्स कैसे हैं, जब आप दो जनों की बात कर रहे हो पर दो जनों में से एक की बात कर रहे हो, वन आउट ऑफ टू। यहाँ पे सपोज ए और बी दो स्टूडेंट्स हैं, तो अगर मैंने ये कहना है कि दोनों में से कोई एक जा सकता है, दो हैं ए एंड बी, दोनों में से कोई एक जा सकता है, तो मैंने नाम नहीं लेना किसी का, कोई एक, ठीक है। तो आई कैन से आइदर स्टूडेंट में गो, आइदर स्टूडेंट में गो। आइदर स्टूडेंट क्या है, नाउन है, तो इसकी क्वालिटी को बता रहा है आइदर, ठीक है। तो आइदर का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, कब यूज़ करना है, वन आउट ऑफ टू। एंड नाइदर का मतलब क्या होता है, नन आउट ऑफ टू, दैट मीन्स दोनों ही नहीं जा सकते हैं। अगर ए और बी दोनों ही नहीं जा सकते और दो ही जनों की बात कर रहे हो तो आप नाइदर यूज़ करोगे हमेशा। नाइदर स्टूडेंट में गो, दोनों ही नहीं जा सकते हैं, नाइदर स्टूडेंट में गो, ठीक है। पर इसमें एक ऐसा एरर भी आता है, इसको देखिए अब, बोथ में नॉट गो। बोथ का मतलब क्या होता है, दो, दोनों। मे नॉट गो मतलब दो नहीं जा सकते, यही बोल रहे हो आप। तो बोथ और नॉट, तो इसका मतलब क्या था नाइदर का, नाइदर का मतलब भी तो यही था कि दोनों में से कोई नहीं, मतलब दोनों ही नहीं। तो बोथ का मतलब होता है दो, दोनों के लिए। अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ करना चाहते हो कि दोनों ही जा सकते हैं, तो आप यूज़ करोगे ए और बी दोनों जा सकते हैं, तो आप क्या यूज़ करोगे, बोथ। अगर ए या बी में से कोई एक जा सकता है तो आप यूज़ करोगे आइदर। अगर दोनों में से कोई भी नहीं जा सकता, ना ए जा सकता ना बी जा सकता, तो आप क्या यूज़ करोगे, नाइदर। बोथ और नोट कभी भी इकट्ठा यूज़ नहीं होता है, ये सेंटेंस रॉन्ग है। इसका करेक्ट वर्जन क्या आएगा, यही नाइदर मे गो,
बोथ और नोट को मिला के क्या वर्ड बनता है, नाइदर। तो बोथ और नोट जो है वो एक ही सेंटेंस में आप इकट्ठे यूज नहीं करोगे। बोथ और नोट का मतलब ही होता है नाइदर। एंड व्हेन वी हैव अ वर्ड, अ डिफरेंट वर्ड इन इंग्लिश ग्रामर और वोकैबुलरी, देन वी हैव टू यूज नाइदर। बोथ और नोट को इकट्ठा यूज करना सुपरफ्लूज है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ईच एंड एवरी। ईच और एवरी में क्या डिफरेंस है? देखिए, ईच का मतलब भी होता है हर एक और एवरी का मतलब भी होता है हर एक, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। ईच स्टैंड्स फॉर हर एक, मतलब प्रत्येक, अगर हम हिंदी में बात करें, ठीक है, तो इसका मतलब भी वही होता है। पर दोनों में, दो वर्ड्स अगर इंग्लिश ग्रामर में बनाए हैं तो दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस तो होगा ही, ठीक है जी। ईच जो है, अगर आप टू पर्सन्स की या टू थिंग्स की बात कर रहे हो, उसमें से कह रहे हो कि हर एक, लाइक अगर फिर से बात करूँ मैं, ए और बी दोनों की बात कर रहे हो, तो आपने कहना है हर एक स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, मतलब ए भी इंटेलिजेंट है और बी भी इंटेलिजेंट है, तो आप दो के लिए ईच यूज़ करोगे। पर अगर दो से ज़्यादा की बात करनी है तो भी आप ईच को यूज़ कर सकते हो। सपोज इस क्लास में 3 स्टूडेंट्स बैठे हैं, ए बी सी, ठीक है जी। अगर मैंने ए बी सी, अगर ए और बी के बारे में सिर्फ बात करना चाहूँ, दो में से बोलना चाहूँ, ये दो ही बैठे हैं, सी नहीं है, सी चला गया है, तो ए और बी ही बैठे हैं, तो मुझे कहना है कि दोनों, हर एक स्टूडेंट इंटेलिजेंट है। दो तरीके हैं इसको कहने के, बोथ आर इंटेलिजेंट भी बोल सकती हूँ, पर मुझे अगर फोकस करके कहना है कि हर एक, ठीक है, एक पे फोकस करना है। ईच स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, ठीक है। अगर मेरे पास अब दो से ज़्यादा बैठे हैं, सी वापस आ गया है, तो क्या करेंगे? अब ईच का यूसेज कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्योंकि अभी बताया मैंने आपको कि मोर देन 2 के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मोर देन 2 हो चाहे 2 हो, आप ईच का यूसेज कर सकते हो, कोई वहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। पर एवरी का दिक्कत कहाँ पे आती है कि अगर तो ए बी सी यानी कि 2 से ज़्यादा बैठे हैं, नाउ यू कैन यूज़ एवरी। बट अगर सिर्फ और सिर्फ 2 ही बैठे होते, ए और बी, फिर आप एवरी का यूसेज नहीं कर सकते हो। यानी कि 2 जनों के लिए और कहना हो हर एक स्टूडेंट, तो आप ये नहीं बोल सकते एवरी स्टूडेंट। 2 से ज़्यादा के लिए, जैसे कि अभी यहाँ पे 3 हैं, 10 हैं, 20 हैं, तो आप चाहे ईच यूज़ करो चाहे एवरी यूज़ करो। पर जब आपको बात करनी है 2 में से हर एक, यानी 2 बैठे हैं, आपको इसके बारे में बात करनी है और इसके बारे में भी बात करनी है, देन यू हैव टू यूज़ ईच, फिर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। हाँ जी, इसके साथ ही और डिफरेंस भी है। अगर आप दिमाग लगा के सोचो ज़रा, आप सोचोगे कि 2 के लिए तो आपने बता दिया कि ईच यूज़ होगा, पर जब 2 से ज़्यादा हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 बैठे हैं, ए भी है, बी भी है, सी भी है, 3 है, ठीक है, तो मैं क्या यूज़ करूँ? ईच यूज़ करूँ या एवरी यूज़ करूँ? मतलब मोर देन 2 के लिए दोनों यूज़ हो सकते हैं, तो फिर इनमें भी तो कोई ना कोई डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस क्या है? जब आपको इंडिविजुअली फोकस करके कहना है, तो आप, जब आप इंडिविजुअल पे फोकस देके कहो, आपको पता है आपको किस रेफरेंस में बात करनी है, आपको ओवरऑल ग्रुप की बात करनी है, ये आपको इंडिविजुअली एक एक बंदे पे फोकस करके कहना है। अगर इंडिविजुअल फोकस देना है तो आप ईच का यूज़ करते हो इंग्लिश ग्रामर का सेंटेंस बनाते हुए, और अगर आपको ग्रुप पे फोकस करना है देन यू हैव टू यूज़ एवरी, फिर आप एवरी यूज़ करते हो, ठीक है जी। एक एग्जाम्पल सुन लीजिए, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का ट्रांसलेशन सेम ही है और ट्रांसलेशन हमेशा कंफ्यूज ही करता है। बट स्टिल आपको क्या करना है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आपको क्या करना है कि दोनों को कॉन्टेक्स्ट को समझना है। अगर इंडिविजुअल पे फोकस देना है तो ईच आएगा, अगर ग्रुप पे फोकस देना है तो एवरी आएगा, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, व्हेन क्लास में सपोज वी हैव अगेन 3 स्टूडेंट्स, ठीक है, ए बी सी आपके सामने एग्जाम्पल है, इन तीनों को प्राइज़ मिला है, ठीक है। जब स्टेज पे जा रहे हैं, सामने स्टेज है, इनको प्राइज़ मिल रहा है, तो ऑब्वियस है एक एक करके मिल रहा है। अगर तो इंडिविजुअली मिल रहा है तो आई विल से ईच स्टूडेंट हैज़ गॉट प्राइज़, ईच, ठीक है, हर एक को प्राइज़ मिला है। अगर तीनों को इकट्ठे मिला है, ग्रुप की बात है, तो तीनों ने मिला तो हर एक को ही है, पर तीनों को क्या है, इकट्ठे मिला है, यानी कि ग्रुप पे फोकस कर रहे हैं हम, तो क्या बोलेंगे, एवरी स्टूडेंट हैज़ गॉट प्राइज़। और इसके बारे में एक और चीज़, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर,
ये चारों के चारों ही जो होते हैं ये नेचर में सिंगुलर होते हैं, ठीक है। दीज आर सिंगुलर इन नेचर, यानी कि सिंगुलर होते हैं, प्लूरल नहीं होते, यानी कि आप इसको इसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं लगा सकते हो। तो इन चारों के साथ ये नेचर में क्या है, सिंगुलर हैं। अगर इनके साथ जब भी कोई वर्ब लगेगी तो वो वर्ब कौन सी होगी, वो वर्ब होगी सिंगुलर वर्ब, ठीक है जी। सिंगुलर वर्ब आएगी बिकॉज दीज आर, जैसे मैंने बोला ईच स्टूडेंट हैज़ गॉट प्राइज और एवरी स्टूडेंट हैज़ गॉट प्राइज, दोनों एक जैसे सेंटेंस लग रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट को प्राइज मिला। पर अगर आप इंडिविजुअल की बात कर रहे हो तो ईच आएगा। एक और एग्जांपल सुन लीजिए, आपके सामने एक एप्पल का बॉक्स है, अगर आप एक एक एप्पल को इंडिविजुअली चेक कर रहे हो, ठीक है, और आप स्टेटमेंट पास कर रहे हो कि जो हर एक एप्पल है वो रेड भी है और फाइन भी है, मतलब ठीक ठाक है, अच्छा है, ठीक है, तो आप स्टेटमेंट पास करोगे ईच एप्पल इज रेड एंड फाइन। पर अगर आपने एप्पल के बॉक्स में से ऊपर से देखा कि सारे एप्पल ठीक हैं, रेड हैं, फाइन हैं, आपने इंडिविजुअली चेक नहीं किया, आपने पूरे के पूरे एप्पल के ग्रुप को देखते हुए स्टेटमेंट पास करनी है, तो आप क्या बोलोगे, एवरी एप्पल इज रेड एंड फाइन। अगर आपके पास 2 एप्पल हैं, ठीक है, 2 हैं, दोनों में से हर एक अच्छा है, तो क्या बोलोगे, ईच एप्पल इज रेड एंड फाइन। 2 के लिए आप एवरी यूज नहीं कर सकते। दोनों में से एक अच्छा है तो आप बोलोगे आइदर एप्पल इज रेड। दोनों में से कोई भी नहीं है तो नाइदर एप्पल इज रेड। और अगर दोनों ही रेड हैं तो आप क्या बोलोगे, बोथ आर रेड, ठीक है। क्लियर हो गया आपको इतना, आइदर, नाइदर, बोथ, ईच, एवरी, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और ये रिपीट भी होता है बाकी के पार्ट्स ऑफ स्पीच में। 1-2 और पार्ट ऑफ स्पीच है जहाँ पे आपको ये रेपिटेशन भी मिलेगा, वहाँ पे आपको इतना बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ पे आपको मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया है जितना ज़रूरत है। हाँ जी, नेक्स्ट वी हैव फर्दर एंड फार्दर। फर्दर एंड फार्दर, फर्दर का मीनिंग होता है प्रोसीडिंग और पेंडिंग। और हिंदी में अगर आप जानना चाहो मतलब समझने के लिए इजीली, दैट मीन्स रेस्ट ऑफ द आगे का जो बचा हुआ है, ठीक है। जैसे आपको बोला जाए, अगर मतलब फिजिकल डिस्टेंस की जहाँ पे बात नहीं होती तो वहाँ पे क्या होता है, फर्दर, कि इसका जो बाकी का डिस्कशन है, सपोज बाकी का डिस्कशन बचा है, वैसे तो ये टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट है। फर्दर डिस्कशन मतलब आगे का डिस्कशन, पेंडिंग डिस्कशन विल बी डन टुमारो और इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है जी। फर्दर डिस्कशन मतलब पेंडिंग और प्रोसीडिंग, जो चल रहा है उसका पेंडिंग पार्ट और उसका प्रोसीडिंग पार्ट, और वी कैन से आगे का डिस्कशन, ठीक है, उसके लिए हम फर्दर यूज़ करते हैं। देखिए, डिस्कशन में आगे बढ़ना है पर फिजिकली आगे नहीं बढ़ना है, ये मेटाफोरिकल डिस्टेंस की जब बात होती है तो फर्दर यूज़ होता है। दूसरी जगह है फार्दर। फार्दर क्या है, फार की कंपैरेटिव डिग्री होती है, और जब फिजिकल डिस्टेंस के टर्म्स में बात करनी हो, इन द टर्म्स ऑफ फिजिकल डिस्टेंस जब हमें बात करनी है जो कि हम कवर कर सकते हैं किलोमीटर्स में, तब वहाँ पे क्या यूज़ होता है, फार्दर। एंड इफ एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझना चाहो तो, चंडीगढ़ इज़ फार्दर फ्रॉम बठिंडा, यानी कि बठिंडा से जो चंडीगढ़ है वो दूर है, फ्रॉम बठिंडा दैन फ्रॉम पटियाला। एक तरफ आप पटियाला से चंडीगढ़ का डिस्टेंस देखो और दूसरी तरफ से आप बठिंडा से चंडीगढ़ का डिस्टेंस देखो, तो जो बठिंडा से डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। कंपैरेटिव डिग्री है फार्दर किसका, फार का, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री की तरह यूज़ किया है हमने यहाँ पे, दैन देख के आपको पता चल गया होगा। चंडीगढ़ इज़ फार्दर फ्रॉम बठिंडा दैन फ्रॉम पटियाला, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल डिस्टेंस की बात हो रही है, दैट कैन बी कवर्ड इन किलोमीटर, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ए वाला फार्दर यूज़ करेंगे, और यू वाला जो फर्दर है वो हम मेटाफोरिकल डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। इसका एक और एग्जांपल देख लीजिए, इफ़ देयर इज़ एनी डेंजर, अगर वहाँ पे कोई डेंजर है, आगे कोई खतरा है, यू शुड नॉट गो फर्दर, यहाँ पे क्या आएगा, फर्दर आएगा, क्योंकि अगेन हमें नहीं पता आगे कितने किलोमीटर बाद खतरा शुरू होता है, ठीक है। इफ़ देयर इज़ एनी डेंजर, वहाँ पे कोई भी खतरा है, तो यू शुड नॉट गो फर्दर, यानी कि तुम्हें प्रोसीड नहीं करना चाहिए, तुम्हें जो पेंडिंग डिस्टेंस है, जो भी है आगे का, जो भी कवर करना है वो नहीं करना चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए। वही मैं बोलूँ, आगे का प्रोसीडिंग, पेंडिंग, इसके लिए क्या यूज़ होता है, फर्दर। और फार्दर जो है वो फिजिकल डिस्टेंस के टर्म्स में यूज़ होता है, जो भी हम कवर कर सकते हैं विद इन किलोमीटर्स, मीटर्स, माइल्स, ठीक है, ये सब के लिए फार्दर यूज होता है। एंड लास्ट इज मैनी एंड मैनी ए। लास्ट पार्ट ऑफ डिटर्मिनर्स वी आर गोइंग टू डू
मैनी एंड मैनी ए। मैनी के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि नंबर को शो करने के लिए, यानी कि काउंटेबल नाउन को एक्सप्रेस करने के लिए, उसमें ज़्यादा कहने के लिए कि बहुत सारे, मैनी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे नंबर ज़्यादा बताने के लिए क्या यूज़ होता है, मैनी यूज़ होता है। मैनी ए जो है वो क्या है, प्लूरल टर्म है, पर मैनी ए जो है, सॉरी, मैनी जो है वो प्लूरल है, पर मैनी ए जो है वो सिंगुलर टर्म है। तो अगर आप एग्जाम्पल में अभी देखो, मैनी के बाद जो भी यहाँ पे नाउन आएगा, सपोज स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टूडेंट्स आएगा। पर जब हम लिख रहे हैं मैनी ए, तो ये सिंगुलर एंटिटी है, तो इसके बाद ए के बाद नाउन भी कौन सा आएगा, सिंगुलर आएगा। यहाँ पे वर्ब जो आएगी वो भी प्लूरल आएगी, पर यहाँ पे सिंगुलर आएगी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, मैनी अगर आता है, ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट में आता है तो इसके साथ जो नाउन आएगा वो भी प्लूरल आएगा, वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी, मतलब ये सारा सेंटेंस पूरा का पूरा प्लूरल नेचर में जाएगा। पर अगर हम बात करते हैं मैनी ए की, मैनी ए जो है वो क्या है, सिंगुलर एंटिटी है, जिसका मतलब होता है बहुत, कई एक, है ना, कई एक। अगर ट्रांसलेशन में जाओगे, अगेन मैं बोल रही हूँ, कन्फ्यूज़ हो गए, ट्रांसलेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, मैनी आपको पहले से पता है प्लूरल, मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में जब बात करनी है तब तो बहुत सारे मतलब प्लूरल ही होता है, ठीक है। पर जब उसके साथ ए आ जाता है तो मतलब वो सिंगुलर एंटिटी है, और उसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई नाउन वर्ब कुछ भी यूज़ हो रहा है आगे तो मतलब सब सिंगुलर रहने वाला है। इस सेंटेंस में अगर मैनी से शुरू हो रहा है तो चेक करना है कि सब प्लूरल होना चाहिए, अगर मैनी ए से स्टार्ट हो रहा है तो चेक करना है कि सब कुछ सिंगुलर होना चाहिए। दिस इज़ योर वर्क टू चेक, टू फाइंड एन एरर, टू अप्रोच एन एरर। आपको सिर्फ इतना ही चेक करना है इसमें, और कुछ खास नहीं है। एंड नाउ योर टॉपिक डिटर्मिनर हैज़ बीन कंप्लीटेड, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसको रिवाइज करके आपको जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड द वीडियो ऑल्सो। थैंक यू।